नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो ओवैसी के शहर में योगी की लहर आ ही गई। कुछ दिनों पहले बात जो हम उन तस्वीरों को देखकर कर रहे थे जब योगी पहुंचे थे हैदराबाद और लोग जिस तरह उमड़े थे, जिस तरह योगी की बातों से लोग वहां उत्साहित नजर आ रहे थे, आज उसके नतीजे सामने हैं। यहां बीजेपी ने गजब का उलटफेर कर दिया है। वो बीजेपी जो पिछली बार यहां चुनाव में, जिस चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर जीती थी, इस वक्त 50 सीट के करीब जीतती नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर और पहले नंबर पर जो टीआरएस है वो काफी पीछे, पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले 99 से घटकर अब वो 50-55 के आसपास। क्या मायने हैं इसके? और इधर एमएलसी चुनाव में भी बड़ी जीत योगी को मिली है यूपी के भीतर। तो आखिर ये बदलाव क्यों है? ये लहर क्यों है? जनता का ये भरोसा इतना क्यों है? उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक, या फिर आप मध्य प्रदेश से लेकर बात करें लेह और लद्दाख तक, बीजेपी पर मुहर लोग क्यों लगा रहे हैं? क्यों शहर शहर, राज्य राज्य योगी और मोदी की लहर है? आज महाबहस इसी पर। ओवैसी के शहर में चली योगी की लहर। हमने कहा कि जो बरसों से वहां चल रहा था उसको, तिलिस्म को तोड़ने का काम भारतीय लोग, वहां के वोटरों ने हमें आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में जाकर के सियासत की जो दाल पकाई है उसमें योगी जी ने जाकर तड़का लगाया और इस तड़के ने भाजपा को फायदा किया। बीजेपी के भाग्यनगर पर हैदराबाद की मुहर। उत्तर प्रदेश में जो है स्नातक वाले चुनाव हुए हैं, इसमें बनारस में ना योगी जी का जादू चला ना मोदी जी का जादू चला। तो ये कहना कि हैदराबाद में चल गया, हम वहाँ 44 सीटों पे जीते थे, अभी 46 सीटों पे आगे चल रहे हैं। कौन सा जादू चला मुझे तो समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की चिंता करती है, जनता की समस्या के समाधान की चिंता नहीं करती है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। ओवैसी के गढ़ में गेम चेंजर योगी। आज महाबहस इसी पर। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, विशाल मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और खलीकुर रहमान, नेता टीआरएस के जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। खलीकुर रहमान साहब, सबसे पहले तो बात इसी से करते हैं कि अभी भी ओवैसी की पार्टी माने न माने, आप तो मानेंगे ना कि बीजेपी ने आपके गढ़ में घुसकर आपको चारों खाने चित कर दिया, टीआरएस को चारों खाने चित कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मैं नहीं मानूंगा जो आप जो कह रहे हैं। ये जो है बिल्कुल यहाँ का जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है, चुनाव है, तो इसमें यहाँ पे बीजेपी आई और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितना सब पार्टियों को इख्तियार है चुनाव लड़ने का, उसी तरीके से बीजेपी भी आई यहाँ पे। और बीजेपी उसको जब आना था, बीजेपी के जितने नेतागण थे, जब 2 महीने पहले यहाँ पे जो तूफान आया था, जो बाढ़ आई थी, उस वक्त जब आना था, जब कोई ना तो यूपी से कोई नेता आए, ना कोई दिल्ली से नेता आए, मगर जब चुनाव की घोषणा की गई उसके बाद हम देखे कि लगातार दिल्ली से भी नेता लोग गण आने लगे। रहमान साहब, ये बातें अब चुनाव बीत चुके हैं। रहमान साहब, चुनाव हो चुके हैं, अब नतीजों का वक्त है, जनता सब देखती है, और जो नतीजे आ रहे हैं, मैं तो नतीजों पर बात कर रहा हूं। इम्तिहान तो हो गए, अब रिजल्ट की बारी है, और रिजल्ट बता रहा है कि बीजेपी जो 4 सीट पर थी पिछली बार यहां पर, अब वो 50 के आसपास पहुंच गई है। आप 199 पर जो थे, आप घटकर 55 के आसपास आ गए। तो आप इसको उलटफेर नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? या आप फिर से सोचिए, मैं फिर से आऊंगा। लेकिन डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब, पहले मैं आपको लाता हूं। आप एक ही चीज अब तक कांग्रेस के पास थी कहने को, अब बीजेपी के मुकाबले, कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है और हम ऑल इंडिया कांग्रेस हैं। लेकिन अब यह बाजी भी पलटती नजर आ रही है आपकी। हैदराबाद में इतना बड़ा उलटफेर, टीआरएस और ओवैसी के गढ़ में इतना बड़ा उलटफेर बीजेपी कर सकती है। आप 2 के 2 पर रह गए, बीजेपी 4 से 50 पर पहुंच गई।
डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी। अजय जी, ये तो और भी सीटें जीत सकते थे। ओवैसी भी जितना चाहते वो जीत लेते, और टीआरएस भी जितनी सीटें चाहती वो जीत सकते थे। पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट तीनों ने एक साथ मिलकर लिखी। अजय जी, अब ये जानकारी आप ही को होगी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ओवैसी का गढ़। नहीं, ये तो सबको, आपको भी होगी अजय जी। देखिए, आप बड़े पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी होगी, आप भले ना कहें। आप समझिए, आप कह रहे हो हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है। अगर ओवैसी का गढ़ है तो 150 सीटों में महज 51 सीटों पर ओवैसी जी चुनाव क्यों लड़ रहे थे? बाकी भाजपा के लिए छोड़ दिया था ना, बताइए ना अजय जी। देखिए, अच्छा टीआरएस से पूछिए, टीआरएस ने उन सीटों पर कमजोर कैंडिडेट उतार दिए जहां पर ओवैसी मजबूत थे, जहां पर भाजपा मजबूत थी, वहां कमजोर कैंडिडेट दिए। और लोकसभा के जितने भी वोटिंग होती है, कोई भी बिल आता है, टीआरएस किसके साथ खड़ी होती है अजय जी? भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है। और जहां कहीं विधानसभाओं के चुनाव होते हैं देश में, जहां भाजपा कमजोर स्थिति में होती है, ओवैसी जी को बुला लेते हैं कि आओ आप चुनाव लड़ो। बिहार में बुला लिया, महाराष्ट्र में बुला लिया, केरला में बुला लिया, गुजरात में बुला लिया, दिल्ली तक में बुला लिया। भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चलो प्रचार ही करेंगे। तो ये जो आपसी भाईचारा है, ये आज से नहीं अजय जी, ये 1946 से है। आप ओवैसी जी की पार्टी का जो पहले मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमान थी, उसका इतिहास देख लीजिए, आरएसएस का इतिहास देख लीजिए। दोनों को कांग्रेस पार्टी ने बैन किया था आजादी के बाद, और शर्त यह थी कि मजलिस अपने नाम के पहले ऑल इंडिया लगाए और आरएसएस तिरंगे का सम्मान करे और भारत के संविधान का सम्मान करे। और ओके, जब इन लोगों ने लिखित में इसको दिया, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनके ऊपर से प्रतिबंध हटाया था। तो ये दोनों पहले से भाई हैं। दो भाइयों के बीच लड़ाई नहीं होती है। ये दोनों भाई आपस में मिल बैठ के, बांट के, तीनों भाई ने चुनाव लड़ा है। तो ये परिणाम तो आने ही थे। ठीक है, तो मुझे मुबारक कांग्रेस को ये व्याख्या डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी कि यूपी में एमएलसी चुनाव सारे जीत जाए, बीजेपी लेह लद्दाख में सबसे बड़ी जीत अब तक की हासिल कर ले और हैदराबाद के निकाय चुनाव में एक बड़ा उलटफेर कर दे। आप इन्हीं को कसूरवार माने, इन दोनों को। मुबारक आपको। लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी, क्या ये जो बात कह रहे हैं, जो दर्द कांग्रेस का छलक रहा है, आप लोग पर्दे के पीछे गेम कर रहे थे क्या, आप और ओवैसी मिलकर? नवीन श्रीवास्तव जी। अजय जी, कांग्रेस अपनी जो दुर्गति है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। कांग्रेस कभी अपना आत्मावलोकन नहीं करती है। जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मित्र पाइथागोरस की प्रमेय समझा रहे थे कि कब क्या था, कब कैसे था, कब कैसे मिले, कब कैसे मिले, यह हकीकत यह है कि ये सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। और सच इनको पता भी है। सच इनको पता है कि अब इस देश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलनी है, जिस पर चल के कांग्रेस इतने वर्षों तक सरकार में रही। कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास की जगह अपना और अपनों के विकास पर जो काम करती रही है, उसको देश की जनता ने ठुकरा दिया है। अब ये जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो कहेंगे कि आपकी कहीं किसी के साथ मिली गठजोड़ थी, या अगर वो मिली गठजोड़ नहीं साबित कर पाए तो कभी ये बताने की कोशिश करेंगे कि साहब चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है। तो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इनका विश्वास नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, देश के लोगों पर विश्वास नहीं है। देश के लोग अगर माननीय मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अगर विश्वास रख रहे हैं, अगर भरोसा जता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना रहे हैं, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है उमाशंकर जी। अरे उमाशंकर जी, इतने व्याकुल मत हुइए भाई। उत्तर प्रदेश की जनता ने, खास करके गोरखपुर और बनारस की जनता ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नकार दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए। फिर इस सच्चाई को भी आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनिए। हम अगर कहीं चुनाव, सुन लीजिए जरा,
अगर हम कहीं चुनाव हारे हैं तो हम उसका विश्लेषण करेंगे, हम स्वीकार करेंगे हमसे कहाँ गलती हुई है। हम आपकी तरफ से किसी गठजोड़ पर आरोप नहीं लगाएंगे। और आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा की है, और अभी तक जो 6 परिणाम आए हैं उसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1 सीट हम हारे हैं, उसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन आप कहां हैं? अरे बनारस और गोरखपुर हार गए। आप अपनी धरातल देखिए, आप कहां? बनारस और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे गुजरात के चुनाव हो, चाहे हैदराबाद के चुनाव हो, चाहे आपके चुनाव बिहार के हो, आप कहां खड़े हैं? आप बिहार, बनारस और गोरखपुर आपके नेताओं ने पैसे लेके जो टिकट भेजे, आपके नेताओं ने जो आपके नेताओं पे आरोप लगाया, आपके नेता चुनाव में उतरेंगे नहीं और प्रचार करने जाएंगे नहीं कि आप बनारस हार गए, आप आज गोरखपुर हार गए। ये आपको आत्मावलोकन और आत्ममंथन का दिन है। लोगों के बुद्धि विवेक का प्रश्न उठाएंगे। आप ऐसे लोग ही, और आपका दोष नहीं है उमाशंकर जी। उमाशंकर जी, नेता आलू से सोना बनाते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, उमाशंकर पांडे जी, ओके ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। आप लोग उलझ गए, आप लोग उलझ गए। रुक जाइए, I'll come back sir, I'll come back। मैं दोबारा आऊंगा आप लोगों के पास। कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो ये व्याकुल हो गया। ये प्रधानमंत्री के लिए मैंडेट नहीं है, ये तो आलू से सोना बनाने वाली पार्टी के हैं, इनको अपना जनता का संदेश नहीं है क्या ये? और वो भी जो समाज को मार्गदर्शन करते हैं शिक्षक, उन्होंने दिया है ये मैंडेट कि प्रधानमंत्री फेल, मुख्यमंत्री फेल। ये मैंडेट आ गया आज के भैया, पता नहीं आप किस मैंडेट की बात कर रहे हैं। आपको समझाना समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति के बस में नहीं है। और कम से कम आज की तारीख में आपको, कांग्रेस वालों को इस देश की जनता समझा चुकी है। अब हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम चुनाव हारे स्वीकार कर रहे हैं। ओके भैया, इसका मतलब मैं बताता हूं, हम हारे स्वीकार कर रहे हैं। 22 में आप जनता को समझाइएगा। मौका समझाने का भी जनता आपको देगी नहीं। किसान ठिठुर रहा है। 22 में अभी आप समझाइए ना। आप लोग अभी आप देखिए आप कहां खड़े हैं। प्रधानमंत्री शर्म नहीं आती आप लोग को? चुनाव हारते हैं, चुनाव आयोग ज्यादा बेशर्मी की बात इस देश के लिए कभी नहीं रहा। आप अपनी मानसिकता को सुधारिए। इतनी बेशर्मी की बात इस देश के लिए कभी नहीं रहा कि हमारे किसान, अन्नदाता घर परिवार छोड़कर इस विकट ठंडी में कोई और अब आप लोग वही काम करना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी, अपने अधिकार के लिए, अपने विशाल मिश्रा जी, ओके, विशाल मिश्रा की बारी। विशाल मिश्रा, नहीं जा रही आवाज। उमाशंकर जी, नवीन जी, अब आप लोगों की आवाज नहीं जा रही। आप लोग गुत्थम गुत्था हो गए। ऐसे न कोई न चित न पट, कुछ नहीं फायदा है इससे रिजल्ट नहीं आएगा। प्लीज होल्ड। विशाल मिश्रा जी, दरअसल मेरी जो समझ में एक बात आ रही है कि जो ये इतना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है सुदूर दक्षिण में, हैदराबाद में, अगर बीजेपी इतना बड़ा उलटफेर कर सकती है तो एक ये अलग ऐतिहासिक शुरुआत इसको मानी जाएगी। ये आप जैसे राजनीतिक पंडित बताएंगे। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि क्या दरअसल चाहे ये चुनाव में शर्मा गुट का वर्चस्व टूट गया हो, अब 4 दशक पुराना यूपी के भीतर, और 4 में से 3 सीटें बीजेपी को मिली हो एमएलसी में, शिक्षक चुनाव में, लेह में चुनाव मिली हो, या फिर हैदराबाद में, ये बताता है कि अब पुरानी राजनीति गई। अब वो जातियों वाली राजनीति, पंथों वाली राजनीति, जोड़ तोड़ वाली राजनीति, ओबीसी फॉरवर्ड वाली राजनीति से आगे बढ़ रही है जनता। आपके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 65-70 सालों से चले आ रहे अलगाववाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। ये 21वीं सदी का भारत है, आजादी के समय 1947 का भारत नहीं है कि आप 65-70 साल हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का विरोध करते रहे, तुष्टीकरण करते रहे। आज कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है अजय जी कि जिस तुष्टीकरण को उन्होंने पल्लवित और पोषित किया, आज उसी तुष्टीकरण के एक वर्ग ने अपने आप को एक पर्टिकुलर धर्म का मसीहा बनाकर अपनी राजनीति शुरू कर दी और कांग्रेस के जमीन खिसक गई। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाती है। आप बताइए, अभी यूपी का चुनाव था, उपचुनाव था, कितने बार कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने गए थे और आपने देखा था 57 सीटों का रिजल्ट आया था, जिसमें से 51 सीटें टोटल बता रहा हूं मैं, ऑल ओवर इंडिया 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी।
हैदराबाद का आप देखिए 4 सीट से छलांग लगाकर 40 का आंकड़ा पार करना 10 गुना टाइम्स, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ सीट, इवन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द वोट एज वेल। क्या दर्शाता है? ये विकास की राजनीति दर्शाता है। यह दर्शाता है कि लोगों का विश्वास उस पार्टी में बना है जो पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है, जो पार्टी अलगाववाद की बात नहीं करती। एमआईएम की बात करिए आप, एमआईएम की जड़ें कहां हैं जरा आप बताइए अजय जी। ये वही पार्टी है कि जब रिजवी पाकिस्तान गए 1957 में छोड़ा गया, तब उन्होंने इस एमआईएम का बागडोर किसके हाथ में दे दिया था? उन्हीं के तो ग्रैंडफादर चला रहे हैं, ओवैसी साहब के जी को दिया था। क्या हुआ? केवल बदलाव क्या आया? नाम के आगे एआई हो गया। इतना छोटा सा प्रश्न आप नहीं जानते क्या? आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। एआईएम नहीं जुड़ गया, ऑल इंडिया हमने जुड़वाया, मैं वो बात कर रहा था। एआई जुड़ा, एमआईएम के आगे एआई जुड़ा। देखिए ऑल इंडिया हमने पहले ही बता दिया, पहले आप हमने देखिए शर्तों के साथ ऑल इंडिया नहीं बनाया। लगाते हैं, पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं, अभी आपके ऊपर भी आरोप लगाएंगे। उसके पहले केवल मजलिसें थे, हमने जुड़वाया। और जब आपने भी कहा तिरंगे का सम्मान करेंगे, तब हमने आपका बैन हटाया था। पीछे ये से दोनों खेलते हैं घटनाएं आप लोग। एक साथ हुई आज थी, आपका आप पोल खुल दोनों गया। भाइयों के साथ। आज आपका पोल खुल गया। हाँ, पर्दे के पीछे इस पर अजय जी मुझे कुछ कहना है, मैं इत्मीनान से राष्ट्रीय कहूंगा। स्वयंसेवक संघ अजय जी मुझे 10 के लिए सेकंड राष्ट्र पर्दे के सर्वोपरि पीछे है, बात करने राष्ट्र की। हित सर्वोपरि है। आप भूल गए एमआईएम के पीछे 1937 की राजनीति जितना की, जिन्होंने कहा था अच्छा, अंग्रेज इस देश के नहीं थे विशाल जी। अंग्रेज जिनके साथ मिलके आप लोग क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे, जिसके घुटनों के बल पे छोड़िए कहाँ इतिहास में गोते लगाने लगे आप, वर्तमान को देखिए और भविष्य की तरफ बढ़िए। खलीकुर रहमान नहीं तो लोग कांग्रेस का मिसयूज करेंगे। ठीक है, आज आप वही कर रहे हैं। ठीक है। क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर दो। जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो पूरा हो गया। आज आप उसी कांग्रेस पार्टी का नाम कैरी ऑन कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। के रूप में भी बैठते हैं। ये है इनका बहुरूपियापना। सुनिए, ये इनका बहुरूपियापना, बहुरूपियापना अपना देखिए। ये राम व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, कभी भाजपा प्रवक्ता के रूप में बात करिए, कभी तथ्यों पर बात करिए, के रूप में जाइए, कभी जाइए मोहम्मद हैदर की किताब पढ़ लीजिए और ऑडियो डाउन, मीडिया बिका हुआ है, ऑडियो डाउन। अगर कोई विश्लेषक बोलता है तो वो खराब है, ऑडियो डाउन। जो कुछ अच्छा है वो सब सिर्फ कांग्रेस में। ओके, ठीक है, ठीक है सर, नहीं जा रही है आवाज। नवीन जी, उमाशंकर जी, नहीं जा रही है। खलीकुर रहमान को मैं ला रहा हूं, वो काफी देर से चुपचाप सुन रहे हैं। ये नहीं कि आप वहां खलीकुर रहमान की पार्टी टीआरएस अगर इस बार चुनाव में बहुत पीछे चल रही है तो आप लोग बोलने नहीं देंगे उनको। ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र ये नहीं कहता है। ओके रहमान साहब, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जो टीआरएस लड़ती रही, तेलंगाना राज्य को अलग कराने का श्रेय लेती रही, आज जनता उसे नकारती नजर आती है और बीजेपी को आगे लाती नजर आ रही है। ये तो ऐतिहासिक जनता ने नकारा है। देखिए किसने कहा जनता ने नकारा है? ये तो चुनाव है, चुनाव में किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। तो इसको ये कहना है कि भाई जनता ने नकारा है आपको, यहाँ पे गुज़िश्ता 6 सालों से अगर आप देखे हैं तो टीआरएस पार्टी ने जो विकास का जो यहाँ पे काम किया है हैदराबाद में, आप और विकास के नाम पे ही हमने वोट मांगा, और जो हमने जो आज हम जो जीते हैं विकास के नाम पे ही हम जीते हैं। ये बात और है कि बीजेपी यहाँ पे वो भी चुनाव लड़ी थी, दूसरे कांग्रेस पार्टी ने भी लड़े थे, सब और पार्टीज यहाँ पे समझिए आप चुनाव लड़े थे। तो और चुनाव है, चुनाव में किसी की जीत होती है तो किसी की हार होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये कहना कि ये इस पार्टी को जनता ने नकार दिया, उस पार्टी को जनता ने नकार दिया, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है कहना। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में आज अच्छा ठीक है, मान लीजिए नकारने की बात को मैं छोड़ दूं, वहां अगर आप चले जाए तो देखिए रहमान साहब, तो वहां क्या आप कहेंगे कि फिर महाराष्ट्र में फिर वहां की जो अच्छा मैं नकारने की बात को छोड़ दूं, रहमान साहब एमएलसी हार गए हैं। अच्छा मैं रहमान साहब मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ठीक है, जनता नकारने की बात को नहीं मानती, जनता विकल्प लाती है, जनता अपने लिए नए और बेहतर विकल्प का चुनाव करती है, ठीक है। तो बीजेपी बेहतर विकल्प है ऐसा वहां की जनता को क्यों लगा है? बीजेपी का तो कहीं नामो निशान नहीं था। ये तो हैदराबाद है, ये तो आंध्रा तेलंगाना है, यहां तो 4 सीट पर थी निकाय चुनाव में, यहां पिछली बार, अब 50 के आसपास पहुंच रही है।
तो बीजेपी बेहतर विकल्प कैसे बन गई है? देखिए यहाँ पे जो है, आप ये नहीं कह सकते बीजेपी विकल्प बन गई है। यहाँ पे ये हुआ था कि जब बीजेपी यहाँ पे चुनाव के लिए जब तैयारी उसने शुरू की, तो पूरा इलेक्शन यहाँ पे समझे पोलराइजेशन पे किया गया। तो पहले जो बात की गई कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखने की, फिर उसके बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई इस किस्म की बात की गई जिसकी वजह से पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, यानी जो डिसाइसिव पॉलिटिक्स नहीं बल्कि डिवाइसिव राजनीति यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी दूसरे राज्यों में करती आई है, वही यहाँ पे उसने कोशिश की यहाँ पे। मगर बीजेपी का ये मानना था कि हम यहाँ यही बात कह रहे थे अभी विशाल मिश्रा, यही इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि क्या इन मुद्दों को आज तक 70 साल से दबा कर रखा गया? क्या भाग्यनगर पर हैदराबाद को लादा गया? क्या मुद्दों पे जो डेवलपमेंट क्या सर्जिकल स्ट्राइक अगर पीओके पर होता है तो ये यहाँ पोलराइज करता है वोटर को? क्या था यहाँ पे जी? तो यहाँ पे यह था कि भाई हैदराबाद को बदल के भाग्यनगर कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, यही एजेंडा था, यही वो था। और यहाँ पे समझिए बस उसी के ऊपर समझिए भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा है। और जहां तक रहा हमारी पार्टी का जो एजेंडा था, वो पूरा आपने देखा है पूरा कि भाई कंप्लीट विकास के ऊपर गुज़िश्ता 6 सालों से हमने यहाँ पे, क्योंकि तेलंगाना की जो जनता है, तो आप मानेंगे कि भाग्यनगर मुद्दा नहीं था? आप मानेंगे कि भाग्यनगर मुद्दा नहीं है क्या? या सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पीओ के मुद्दा नहीं है क्या? लिमिटेड का चुनाव या आप मानेंगे क्या? रमन साहब, नवीन श्रीवास्तव जी, विशाल जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। नवीन श्रीवास्तव जवाब। ये मैं नहीं मानूंगा, ये बात मैं नहीं मानूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। जब हम डिबेट में जब बैठे हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ा संजीदगी के साथ बात करें हम। थोड़ा ये नहीं है कि देखिए अभी मैं देख रहा था कि मेरे आदरणीय मित्र कांग्रेस के फिर भाजपा के, ये इतनी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी की जो है रहमान साहब उनका जवाब देते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, आप इसलिए जीते क्योंकि योगी जी ने भाग्यनगर का मुद्दा उठा दिया, पीओके पर, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठा दिया, इसलिए जीते। इसलिए ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। अजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करती है। लेकिन हमारे लिए राष्ट्रवाद भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति और विरासत, जिसको मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था, उसको अगर हम पुनरुद्धार कर रहे हैं, हम अगर फैजाबाद को अयोध्या कर रहे हैं, हम इलाहाबाद को प्रयागराज कर रहे हैं, तो क्या हम हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं कर सकते हैं? क्या जो आक्रांताओं ने हमारी विरासत को मिटाने का काम किया था उसको रिवाइव करने का हम काम नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास के पथ पर चला है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, उसको देखते हुए हैदराबाद की जनता ने भी इस पर पूरा विश्वास किया जो है। और हैदराबाद में जिन पार्टियों का अब तक शासन रहा है, उन्होंने जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस प्रकार से 370 और 35 पर इन पार्टियों का रुख रहा, आप जब अखंड भारत की बात करते हैं, आप जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो आप जम्मू कश्मीर को भारत से कैसे अलग कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनका जो रवैया रहा वह भी हैदराबाद भाग्यनगर के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सारे लोग प्रचार में गए। लेकिन बताइए, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन वो लोग घर में बैठ कर ट्विटर खेल लेते हैं। हम जनता के बीच काम करते हैं, इसलिए जनता के बीच जाने का साहस रखते हैं। कांग्रेस के नेता के अंदर नैतिक साहस नहीं है कि वो जनता के बीच जाए और अपनी हार का ठीकरा वो कहीं मीडिया पर फोड़ते हैं, कहीं दूसरे राजनीतिक दलों पर इसके जवाब में पूछता हूं राजनीतिक अपनी सच्चाई स्वीकार करिए, फिर चुनाव में आइए, बात करिए। ठीक है सर। उमाशंकर पंडित जी, क्या आपके लिए भी मुद्दा ये नहीं है क्या, भाग्यनगर, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो, पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हो, अगर वहां पर टेररिस्ट के लॉन्च पैड बनाए जाएं तो क्या ये मुद्दे नहीं है कांग्रेस के लिए? टीआरएस कह रही है कि ये मुद्दे नहीं है। अजय जी,
अजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जब बांग्लादेश बना था तो कांग्रेस तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगी। कांग्रेस तो कहेगी कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत लड़ रहे थे, जब पाकिस्तान खुद तो कहेगा किसके साथ खड़े थे? जनरल पाकिस्तान के संसद में अच्छा, बिरयानी खाने कौन गया था? नवीन जी, भारत ने जिस दिन बगैर निमंत्रण आमंत्रण बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ कौन गया था? कांग्रेस तो जब भारत की सरकार कार्रवाई करती है तो इनको परेशानी के लिए रेड कारपेट आगरा में किसने बिछाया था? लेकिन देश की जनता अब आपसे सबूत मांग रही है। देश की जनता अब आपसे सबूत मांग रही है। आप क्या करते रहे हो? आपकी सरकारों ने क्या किया? आप जब केंद्र में सरकार में थे तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपने चीन को दे दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र मोदी जी की सरकार ने दो अन्य आतंकवादियों को तोड़ जवाब दिया है। चीन को कैसे पीछे हटना पड़ा? पाकिस्तान के साथ आगरा में रेड कार्पेट किसने बिछाए थे? जिस दिन और भारत सर्जिकल स्ट्राइक 2014 में पाकिस्तान के जनरल बाजवा कहां पर थे? लेकिन शर्म आनी चाहिए उस कांग्रेस को जिसने 71 में 93,000 युद्ध बंदियों को बिना शर्त के छोड़ दिया। भारत के 250 बंदियों को नहीं जब कांग्रेस ने बैन कर दिया था कि पाकिस्तान से कोई वार्ता नहीं होगी। हमारा अभिनंदन 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सम्मान के साथ छोड़ना पड़ा। आप उनके हेलीकॉप्टर में लेकिन देश की जनता इसको पेट्रोल जानती है। डीजल भरवाते हैं, जानते हैं। देश की जनता ओवैसी की गाड़ी आपके ही किसके नेतृत्व में देश का स्वाभिमान बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है, देश के लोगों की लड़ने का खेल मत खेलिए। अरे पेट्रोल डीजल का बिल आपको तो नहीं भेज देती है बीजेपी, कैसे आपको पता चल जाता है? जनता जानती है। पांडे जी, ओवैसी के प्लेन में बीजेपी पेट्रोल भरवाती है, बिल आपको तो नहीं भेज देती है। हमारा गठबंधन मजबूती से लड़ रहा था, वहां आपने ओवैसी को उतार दिया। ये भाईचारा नहीं तो क्या है? केरला में आप ओवैसी को उतार देते हैं। अरे नहीं, बता तो दीजिए। अरे सुनिए पांडे जी, देखिए आप भी पांडे जी रुक जाइए। मैंने एक सवाल पूछा था नवीन जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अकबरुद्दीन ने एक बार बयान दिया था 15 मिनट पुलिस वाला पूरा देश जानता है। हमने उनको जेल भेजने का काम किया था और आपने क्या किया? ओके, विशाल मिश्रा, जब अकबरुद्दीन विशाल मिश्रा, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द शो टुडे। आपने क्या कार्रवाई की अकबरुद्दीन के ऊपर? ये भाईचारा विशाल मिश्रा जी, ओके सर, उमाकांत जी थोड़ा ठंड रखिए। विशाल जी, अरे नवीन जी आप क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं भाई? आप तो जीत रहे हैं, आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए। आप मुस्कुराइए। आप क्या लखनऊ में नहीं बैठे हैं क्या आज आप? ओके विशाल जी, विशाल मिश्रा जी, दरअसल मुझे लगता है कि मुद्दे बदल चुके हैं। मुद्दे बदल चुके हैं इस देश में। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता इसे मानने को तैयार नहीं। देश के साथ मत खेलिए, देश में नफरत मत फैलाइए। गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा को बने रहने दीजिए। वोट के लिए देश को छिन्न-भिन्न मत करिए। ये मैं आपसे कह रहा हूं। अरे उमाशंकर जी, इस सवाल को सुन लीजिए तो आपके भी काम आ सकता है। ये सुन लीजिए नवीन जी, उमाशंकर जी करके उसको बरकरार रहेंगे। ओके, सुनिए, आप लोगों के भी काम आएगा भाई। विशाल मिश्रा जी, मेरी छोटी सी समझ ये कहती है, वक्त बदल चुका है, मुद्दे बदल चुके हैं और जनता के प्रेफरेंसेस बदल चुके हैं और इसलिए ये सारे उलटफेर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, जल्दी से छोटा सा जवाब, समय खत्म है। यही बात मैंने आपसे सबसे पहली लाइन में कहा था कि आज की डेट में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अलगाववाद और तुष्टीकरण की भारतीय राजनीति में अब कोई जगह नहीं है। उनको राष्ट्रहित के मुख्य धारा में आना होगा। रूप परिवर्तन भी नहीं कर पाते। दरअसल होता ये रहा था दशकों तक शायद कि जो नेताजी लोग चाहते थे एजेंडा सेट कर देते थे और चुनाव दर चुनाव जीते जाते थे, मगर अब एजेंडा जनता सेट कर रही है। वो तय कर रही है कि उनके लिए क्या हक में है और देश के लिए क्या हक में है। शायद इतने बड़े उलटफेर इसलिए हो रहे हैं, ये सबको अब समझ लेना होगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।